हेलो बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी का पहला लेक्चर, 9th क्लास का पहला चैप्टर, कोई और नहीं सेल। तो आज हम लोग देखने वाले सेल क्या होता है और भी कुछ बातें जैसे कि डिस्कवरी ऑफ सेल, टाइप ऑफ सेल, ये सब। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेंगे हम लोग सेल होता क्या है। सेल सेल सुनने में क्या लगता है? एक गुफा जैसा कुछ, होलो स्पेस। ओके, तो वही होता है, बस कुछ कुछ फुकरिया है, देख लेते हैं क्या है। इट इज ए स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। किसी भी लाइफ का जो स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और फंडामेंटल यूनिट होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। हाँ, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा स्ट्रक्चरल का क्या मतलब है, फंक्शनल का क्या मतलब है, फंडामेंटल का क्या मतलब है। वो तीनों हम लिखे हैं, सबको समझाएंगे। बट याद इतना रखना है कि कोई अगर पूछे सेल क्या है, तो बेसिक स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट है। ये स्ट्रक्चरल यूनिट भी है बॉडी का, फंडामेंटल यूनिट भी है बॉडी का, और फंक्शनल यूनिट भी है किसी भी लाइफ का। उसी को हम लोग सेल बोलते हैं। एक और वर्ड, कि ये जो सेल वर्ड है ना, वो आया कहां से? तो सेलुला। कहां से आया? सेलुला। सेलुला वर्ड से सेल को डिराइव किया गया है। सेलुला से क्या आया? सेल आया। सेलुला क्या? सेलुला का मतलब क्या होता है? होलो स्पेस। सेलुला का मतलब होलो स्पेस। होलो स्पेस मतलब खोखला। खोखला स्पेस को सेलुला बोलते हैं, तो वहां से सेल वर्ड डिराइव हुआ है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हम जो बोले कि सेल के बारे में, कि सेल जो है वो स्ट्रक्चरल होता है, तो स्ट्रक्चरल होने का मतलब क्या है? स्ट्रक्चरल होने का मतलब है किसी भी बॉडी को ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ढांचा। किसी भी बॉडी को ढांचा प्रोवाइड करता है। अब सिंपल सी बात है यार, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उसका एक कुछ अलग अलग शेप होता है। जैसे हमारा ह्यूमन बीइंग का देख लीजिए कैसा होता है शेप, तो ऐसे आप देख रखे होंगे। तो ढांचा जो है वो कौन प्रोवाइड करता है? सेल ही तो प्रोवाइड करता है। तो स्ट्रक्चरल होने का मतलब है कि इट प्रोवाइड या इट गिव्स स्ट्रक्चर टू दी बॉडी। बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, दैट्स व्हाई इसको स्ट्रक्चरल यूनिट भी बोलेंगे। अच्छा, फंक्शनल क्यों बोलते हैं? व्हाई वी कॉल सेल इज अ फंक्शनल? फंक्शनल होने का मतलब है कि ये फंक्शन, हर एक सेल का एक पार्टिकुलर फंक्शन होता है करने के लिए। हमारा बॉडी में बहुत सारा सेल है, सबको पता होगा। ओके, हर एक सेल का एक पार्टिकुलर फंक्शन है भैया। हाँ, तू कुछ और काम कर ले, मैं कुछ और काम कर लूंगा, ये कुछ और काम कर लेगा, सब अलग अलग काम करता है। ऑल सेल हैव डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन टू परफॉर्म। हर एक सेल के पास अलग अलग फंक्शन करने को है, इसीलिए ये फंक्शनल भी कहला रहा है। ऑल सेल है पार्टिकुलर फंक्शन टू परफॉर्म। हर एक सेल के पास अपना खुद का एक फंक्शन है जो वो उसको करना है। अच्छा, फंडामेंटल का क्या मतलब हुआ? क्योंकि सेल को हम लोग तीन बात बोल रहे हैं कि भैया सेल स्ट्रक्चरल भी है। स्ट्रक्चरल होने का मतलब वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, ढांचा प्रोवाइड कर रहा है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी लाइफ का। फंक्शनल मतलब हर एक सेल एक पार्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। और फंडामेंटल का मतलब, फंडामेंटल का मतलब भैया हर एक लाइफ के पास होगा। ऐसा नहीं है कि एनिमल के पास है, प्लांट के पास नहीं है, फंगी के पास है, अलगी के पास नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक के पास होगा। जितना लाइफ होता है दुनिया में, सभी के पास होगा। चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, फंगी हो, अलगी हो, बैक्टीरिया हो, प्रोटोजोआ हो, वायरस हो, कोई भी हो, उसके पास सेल होगा। तो इसका मतलब हुआ फंडामेंटल। फंडामेंटल मतलब हर एक लाइफ के पास ये होगा, दैट्स वाई ये फंडामेंटल है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सेल क्या होता है। सेल का डेफिनेशन कहां से आया? तो लैटिन वर्ड क्या है इसका? सेलुला। आगे चलते हम लोग अब देखने वाले हैं कुछ और नहीं, इसका डिस्कवरी। एक्चुअली सेल को डिस्कवर कौन किया वो देखेंगे। तो चलिए देखते हैं डिस्कवरी। तो चलिए देख लेते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल्स। वैसे बता चुके हैं सेल क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को, ठीक है। डिस्कवरी, एक्चुअली ये सेल का डिस्कवर किया कौन? कौन ऐसा बंदा था जो ये सेल को खोजा? तो कोई और नहीं, वो है कौन है भैया? रॉबर्ट हुक। नाम सुने होंगे आप लोग, हाँ, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक पहला बंदा था, रॉबर्ट हुक पहला इंसान था जो सेल का खोज किया। ओके, ये पहला इंसान था जो सेल का खोज किया। इंपॉर्टेंट है, कब किया था? 1665। कब किया था? 1665 में इन्होंने सेल का खोज किया। कैसे किया भैया? ओएट ट्री होता है, एक ओएट करके एक ट्री होता है, उसी का छाल होता है ना, छाल, बार्क ऑफ दैट ट्री, उसको लिया, माइक्रोस्कोप में देखा। माइक्रोस्कोप में देखा, उसको देखा कि छोटा छोटा ऐसा ना, मतलब छोटा छोटा, उसको ऐसा डब्बा जैसा स्ट्रक्चर दिखा। बट वो स्ट्रक्चर जो है ना, उसको मूवमेंट के साथ नहीं दिखा, स्टैटिक दिखा। स्टैटिक दिखने का मतलब जिस पोजीशन पे उसी पोजीशन पे रहेगा। कैसा स्ट्रक्चर दिखा? स्टैटिक स्ट्रक्चर दिखा, जिस पोजीशन पे उसी पोजीशन पे दिखा। इससे उसको ये पता चला कि भैया ये सेल तो है। जस्ट बिकॉज वो क्या है, डब्बा जैसा दिख रहा है, होलो भी दिख रहा है, सो उसको कह दिया ये सेल है भैया। बट वो स्टैटिक था, हिल नहीं रहा था, डोल नहीं रहा था। इसका मतलब क्या समझा कि ये जो सेल है वो क्या, डेड है। क्या है? डेड है, मतलब मरा हुआ है। तो पहला साइंटिस्ट था रॉबर्ट हुक जो सेल का खोज किया, बट वो सेल क्या निकला? मरा हुआ, डेड सेल था। कब किया? 1665 में। किसके हेल्प से किया?
ओक ट्री का बार्क से, बार्क ऑफ द ओक ट्री, वही बात यहाँ लिखा हुआ है। रॉबर्ट हुक डिस्कवर दिस सेल फर्स्ट टाइम इन 1665। ओके, किसके हेल्प से भैया? वो डेड सेल था, जो भी सेल था वो डेड था, किसके हेल्प से? बार्क ऑफ ओक ट्री, याद होना चाहिए। सेकंड देख लेते हैं डिस्कवरी में, उसका नाम है एंटोनी वैन लुएनहुक। क्या नाम है? एंटोनी वैन लुएनहुक। अब ये जो एंटोनी वैन लुएनहुक था ना, ये पहला बंदा था जिन्होंने लिविंग सेल का खोज किया। देखिए, कोई पूछे ना सेल का खोज कौन किया, फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिस्कवर दिस सेल, तो उसका नाम आएगा रॉबर्ट हुक। बट अगर ऐसा है फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिस्कवर द लिविंग सेल, लिविंग सेल का बात करेगा तो एंटोनी वैन लुएनहुक लिखना है। ओके, क्यों? क्योंकि इन्होंने जो सेल का खोज किया वो जिंदा था, उसमें जो डब्बा दिख रहा था, वो जो उसको रूम जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा था, वो थोड़ा सा मूवमेंट कर रहा था, तो मूवमेंट से पता चल गया ये क्या लिविंग है। क्योंकि सबको मालूम है ना, कोई भी लिविंग थिंग्स जो होता है वो क्या करता है, अपना पोजीशन में चेंज लाते रहता है, तो पोजीशन में चेंज करता है अपना, दैट्स व्हाई। तो कब किया? तो 1774 में इन्होंने ये लिविंग सेल का खोज किया। कैसे किया भैया? अच्छा, पानी, फ्रेश पानी के ऊपर ना एक हरा हरा करके अलगी होता है, इसको स्पायरोगैरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पायरोगैरा। तो स्पायरोगैरा जो होता है वो क्या, फ्रेश वाटर में आपको ग्रीन ग्रीन अलगी दिखेगा, उसी को स्पायरोगैरा बोलते हैं। उसको ले लिया, माइक्रोस्कोप में देखा, तो उसको जैसे ही माइक्रोस्कोप में देखा तो उसको एक छोटा छोटा घर दिखा, बट वो मूविंग के साथ दिख रहा था। स्पायरोगैरा कैसा दिख सकता है? स्पायरोगैरा लुक लाइक दैट, वो कुछ ऐसा दिखता है, मतलब उसको अगर देखा गया था स्ट्रक्चर में तो वो कुछ ऐसा दिख रहा था। तो ये जो था ना वो थोड़ा मूवमेंट के साथ था, दैट्स व्हाई वो बोल दिया कि ये जो अलगी है, ग्रीन अलगी, जिसको स्पायरोगैरा बोलते हैं, इसके द्वारा एंटोनी वैन लुएनहुक ने डिस्कवर किया लिविंग सेल का। किसका? तो लिविंग सेल का। कब किया? 1774, जो मैंने बताया। तो ये तो हो गया वो दो साइंटिस्ट जिन्होंने लिविंग सेल और डेड सेल का डिस्कवर किया। तीसरा बंदा है हमारा कोई और नहीं, रॉबर्ट ब्राउन। क्या है? रॉबर्ट ब्राउन। ये जो रॉबर्ट ब्राउन था वो क्या किया भैया? सेल का नहीं, ये न्यूक्लियस। सबको मालूम है अगर सेल है तो न्यूक्लियस तो होगा, सेल के बीच में वो मास्टर ऑफ दी पूरा, वो सेल को जो कोई चला रहा है ना, वो कौन चलाता है? तो न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? मास्टर है सेल का। सेल को चलाने वाला काम वही है। क्या करेगा सेल, कैसे करेगा, कितना देर में करेगा, क्यों करेगा, ऑल डाटा न्यूक्लियस में होता है। तो न्यूक्लियस का कोई खोज किया, सेल का न्यूक्लियस का खोज कौन किया? कौन किया? गुड, रॉबर्ट ब्राउन। कौन किया? रॉबर्ट ब्राउन किया। कब किया? तो 1891। कब किया? 1891। वही बात लिखा है, रॉबर्ट ब्राउन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिस्कवर न्यूक्लियस ऑफ द सेल। न्यूक्लियस ऑफ द सेल, न्यूक्लियस क्या? मास्टर ऑफ द, मास्टर ऑर्गेनली ऑफ द सेल होता है न्यूक्लियस, तो उसी का खोज किया। कब किया? तो 1891 में किया था। एंड लास्ट, बेसिकली वैसे बहुत सारा यार, देखेंगे तो बहुत सारा, बट हम लोग को जो जनरली पता होना चाहिए, हम लोग 9th क्लास तक का सिलेबस का बात कर ले तो जनरली जितना मालूम होना चाहिए, तो वो चाहिए 4 साइंटिस्ट का नाम। एक तो रॉबर्ट हुक, डेड सेल का जो खोज किया था, कब? तो 1665। एक एंटोनी वैन लुएनहुक, बड़ा नाम है, याद रखिएगा, एंटोनी वैन लुएनहुक। ये लिविंग सेल का किया था। कब किया था? 1674 में। कहीं तो लिखे होंगे यहाँ पे। ओके, फिर हमारा रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने किया न्यूक्लियस का खोज। कब? 1891 में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट विच इज परकिंजे। वो कौन है? परकिंजे। तो परकिंजे एक साइंटिस्ट था, ये बेसिकली प्रोटोप्लाज्म का खोज किया। किसका किया? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म है ना, हाँ। कब किया? तो 1839, 1839 में इन्होंने प्रोटोप्लाज्म का खोज किया। अब बहुत को लग रहा होगा ये प्रोटोप्लाज्म क्या? प्रोटोप्लाज्म बेसिकली आप ऐसा समझ सकते हैं ना, जिसमें हमारा सेल ऑर्गेनली भी हो, सेल फ्लूइड्स भी हो, और हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, न्यूक्लियस भी है, सारा का सारा आ जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म पूरा। ओके, सो याद रखने के लिए पी से परकिंजे, पी से प्रोटोप्लाज्म। तो परकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म का डिस्कवर किया 1839 में। इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, डोंट वरी, वी विल डिस्कस अबाउट दैट इन डिटेल कुछ देर बाद। फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए ये क्या है। तो चलिए नेक्स्ट पोर्शन की ओर चलते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए सेल देख लीजिए क्या होता है, उसका डिस्कवरी भी देख लिया। अब देखेंगे सेल थ्योरी। क्या देखेंगे? सेल थ्योरी, क्योंकि विदाउट थ्योरी, यार थ्योरी तो इंपॉर्टेंट है ना। कुछ अच्छा अच्छा साइंटिस्ट जो है ना, कुछ थ्योरी निकाल दिया। क्या निकाला थ्योरी? एक साइंटिस्ट था, उसका कहना था देखो भैया प्लांट जितने हैं ना सब सेल से बना है। एनिमल का नहीं मालूम हमको, बट प्लांट का पता है कि प्लांट सेल से बना है। दूसरा बंदा आया, वो बोलता है देखो प्लांट का तो नहीं मालूम, लेकिन एनिमल पक्का सेल से बना हुआ है। तीसरा आया, बोला कि ठीक है प्लांट भी बना है, एनिमल भी बना है, लेकिन ये जो सेल है ना, ये वहीं से ओरिजिनेट करता है जहां पे ये मरा था। मतलब जहां मरा वहीं से निकलेगा नया।
ये वाला बात तीसरा साइंटिस्ट बोला। कौन थे ये साइंटिस्ट, कब ये सब बात बोला, चलिए देख लेते हैं। पहला साइंटिस्ट है मैथियस सोडन, वॉट एवर द नेम यार, जस्ट थिंक। मैथियस सोडन 1839 में यही साइंटिस्ट था वो जो 1839 में ये बोला कि जितने भी प्लांट है, ऑल प्लांट मेड अप ऑफ सेल, जितने भी प्लांट है वो किससे बना हुआ है, सेल से बना हुआ है। ये बात कौन बोला, तो मैथियस सोडन बोला 1839। दूसरा जो साइंटिस्ट था वो था थॉर्डन स्वान। कौन था, थॉर्डन स्वान। थॉर्डन स्वान जो था ये भी 1839 में बोला कि देखिए भैया, आई डोंट नो अबाउट द प्लांट बट एनिमल तो पक्का सेल से बना हुआ है। बट एनिमल किससे बना हुआ है, सेल से बना हुआ है। ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल, जितने भी एनिमल्स होते हैं, चाहे गाय हो, बकरी हो, भैंस हो, या हम लोग खुद हो, जस्ट बिकॉज पता है ना हम लोग भी थे। ये जो हमारा थॉर्डन स्वान था उसका सिंपली कहना था गाय भैंस बकरी कोई, हम लोग भी एनिमल एनिमल किंगडम में पता होगा आप लोग को। वैसे ये चैप्टर जब पढ़ाएंगे इसके बाद शायद वही चैप्टर है तो डिटेल में बात कर ही लेंगे। तो जितने भी एनिमल्स हैं सब सेल से बना हुआ है, ऐसा कहना किसका था, थॉर्डन स्वान का। किसका, थॉर्डन स्वान। कब, 1839 में इन्होंने ये बात बोला। तीसरा बंदा आया, बोला कि ये बंदा भी सही बोल रहा है, ये बंदा भी सही बोल रहा है, लेकिन हम उसमें कुछ एक नया चीज ऐड करना चाहेंगे। क्या चीज ऐड करना चाहेंगे, नया चीज ऐड करना चाहेंगे। क्या, कि ये जो सेल है ना वो मरता है, ऑब्वियसली सेल मरता है यार, सबको पता है। तो सेल जहां पे मरता है वहीं से नया सेल ओरिजिनेट करता है, जहां पे सेल मरा वहीं से नया सेल ओरिजिनेट करेगा। ये बात कौन बोला, रोडोल्फ वार्चॉ। कौन बोला, रोडोल्फ वार्चॉ। कब बोला, 1858 में। कब बोला, 1858 में। तो फिर से एक बार पढ़ लेते, क्या बोला, ऑल सेल आर कमिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री एग्जिस्टिंग सेल मतलब, प्री एग्जिस्टिंग सेल का मतलब हो गया पहले जो सेल यहां पर एग्जिस्ट कर रहा था वहां से ओरिजिनेट कर रहा है। जस्ट इमेजिन यहां पर वो सेल रहता था, ये सेल मर गया, अब नया सेल भी यहीं से निकलेगा। तो ये कहना था रोडोल्फ वार्चॉ का। वही बात यहां पर शॉर्ट में लिखे, ये पूरा लाइन का मतलब ओरिजिनेट फ्रॉम डेड सेल, डेड सेल से ही ओरिजिनेट कर रहा है, जन्म ले रहा है। ये बंदा था रोडोल्फ वार्चॉ। कब बोला, तो 1859 में। तो हम लोग सेल थ्योरी भी देख लिए, अब हम लोग चलने वाले हैं टाइप ऑफ सेल्स पे। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग टाइप ऑफ सेल्स को। तो बेसिकली टाइप ऑफ सेल जब हम लोग देख रहे हैं ना, तो पहला जो हम लोग देखेंगे किसके बेसिस पर, हम लोग ऑर्गेनिज्म का डिवीजन करेंगे। इसका ऑर्गेनिज्म का डिवीजन। ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो जिंदा रहने वाला है उसको ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। अलिव, समझ गए होंगे आप लोग यार, सही है। तो वो जो ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, उसको सेल के बेसिस पर, किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, कितना सेल से बना हुआ है, इसके बेसिस पर दो टाइप में डिवाइड करने वाले हैं ऑर्गेनिज्म को। ऑर्गेनिज्म का दो अलग पार्ट, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बना है, मल्टीसेलुलर ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक से अधिक सेल से बना है, 2, 10, 15, 20, 50, आई डोंट नो कितना। तो वो यूनिसेलुलर मतलब, यूनि मतलब वन होता है, सबको पता होगा। यूनि मतलब वन, वन सेल से बना हुआ यूनिसेलुलर। मल्टी मतलब एक से अधिक, तो एक से अधिक सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर, सिंपल। यूनिसेलुलर का एग्जांपल, यूनिसेलुलर का एग्जांपल आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि फंगी, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, अमोइबा, पैरामेसियम, देयर इज अ लॉट्स ऑफ क्या कहता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव ओनली वन सेल, ओनली वन सेल, एक ही सेल हो भैया उसके पास। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसका एग्जांपल है बहुत बड़ा, जैसे कि अमोइबा, बैक्टीरिया, फंगी, वायरस वगैरह सब है। मल्टी मतलब एक से अधिक, मल्टी मतलब बता ही दिया आपको, एक से अधिक सेल से बना हुआ ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। वैसे नीचे में ऑर्गेनिज्म नहीं लिखे, आप लोग ऐसे लिख सकते हैं ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनि मतलब जो एक सेल से बना है, मल्टी जो एक से अधिक सेल से बना है। देखना, मेड ऑफ मोर देन वन सेल, एक से अधिक सेल से बना हुआ होना चाहिए। तो माइक्रो, माइक्रो मतलब छोटा, छोटा छोटा ऑर्गेनिज्म जो था उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ये सब हो गया। मैक्रो, मैक्रो मतलब बड़ा बड़ा, बड़ा बड़ा ऑर्गेनिज्म, जैसे कि प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, ये सब मैक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गया। तो ये सब मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल हो गया। तो चलिए लोग देखेंगे हम लोग दूसरा टाइप ऑफ सेल। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग दूसरा टाइप ऑफ सेल्स पे। बेसिकली पहला जो देखे थे वो ऑर्गेनिज्म का दो टाइप था, लेकिन बात तो सेल ही का कर रहे थे ना, सेल के अकॉर्डिंग दो टाइप कर रहे थे। अब जो देखेंगे ना वो भी सेल के अकॉर्डिंग ही दो टाइप होगा। हम लोग जितना भी देख रहे हैं सेल के अकॉर्डिंग ही होगा, तो ये भी सेल के अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ सेल ही होगा। क्या है तो देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ, ओ सॉरी, यहाँ सेल का ही टाइप है बट न्यूक्लियस के बेसिस पर है। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बेसिस पर दो सेल को अलग कर दिए।
ऐसा सेल जिसके पास न्यूक्लियस हो उसको हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल। ऐसा सेल जिसके पास न्यूक्लियस नहीं हो उसको बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। बहुत आसान है, जिसके पास न्यूक्लियस नहीं होगा वो प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल जो है ना वो इस पूरा जब ये हमारा अर्थ पे लाइफ नहीं था, जब लाइफ था ही नहीं, तो सबसे पहले जो कोई लाइफ इस पूरा अर्थ पे आया तो वो कोई और नहीं, प्रोकैरियोटिक सेल था। प्रोकैरियोटिक सेल पहला ऐसा लाइफ है पूरा अर्थ पे जो आया था। उसके बाद वो इवॉल्व किया, इवॉल्व करके वो यूकैरियोटिक सेल बना, देन फर्दर कुछ से कुछ। तो सबसे पहला जो लाइफ हमारा अर्थ पे आया वो प्रोकैरियोटिक सेल था। प्रिमिटिव सेल, बहुत ज्यादा प्राचीन काल, समझ रहा, बहुत दूर दिन पहले जो सेल आया था ना उसको प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता। बहुत को लग रहा है न्यूक्लियस क्या है, तो सबके बारे में डिटेल में पढ़ना है यार, ये सब सेल ऑर्गेनली में पढ़ेंगे हम लोग, तो डोंट वरी अबाउट दैट। अभी जो समझा रहे हैं उसको बस याद रखना है, नोट करना है, दैट्स इट। तो प्रोकैरियोटिक क्या होता है, ऐसा सेल जिसके पास न्यूक्लियस नहीं हो। न्यूक्लियस नहीं होने का क्या मतलब है कि भैया ऐसा नहीं, कुछ और नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है बट न्यूक्लाइड है, न्यूक्लियस नहीं है बट न्यूक्लाइड है। तो न्यूक्लाइड और न्यूक्लियस का अंतर समझ लो। देखो डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम, ये तीन कंपोनेंट जो होता है ना वो एक डब्बा में, मान लीजिए डीएनए, डीएनए हो या आरएनए हो या फिर हमारा हो क्या चीज, राइबोसोम्स। डीएनए, आरएनए और राइबोसोम्स, ये तीन मेन कंपोनेंट है जो न्यूक्लियस के अंदर होता है। अगर ये तीनों चीज को कवर कर ले, क्या कर ले हम लोग, कवरिंग, एक एक्स्ट्रा कवर, ये दिख रहा है आपको, ये सील्ड है। तो अगर ये तीनों चीज को एक सील्ड से कवर कर ले तो ये कहलाएगा न्यूक्लियस। ये क्या कहलाएगा, बट ये सील्ड हटा दे हम लोग, बट ये क्या कर ले हम लोग, ये सील्ड को हटा दे, चलिए हटा दिए, तो अब ये क्या कहलाया, अब ये न्यूक्लियस नहीं कहलाया, अब ये न्यूक्लाइड कहलाया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा न्यूक्लियस और न्यूक्लाइड में अंतर क्या है। तो ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स था इसके पास न्यूक्लियस नहीं था बट न्यूक्लाइड था। ओके, और क्या भैया, इसका साइज बहुत छोटा, बहुत छोटा, इसका साइज बहुत छोटा होगा, और इसके पास सिंगल क्रोमोसोम होगा। ऐसा नहीं कि एक से अधिक क्रोमोसोम है, एक ही क्रोमोसोम होगा, यानी कि आरएनए होगा इसके पास, डीएनए नहीं होगा। आगे देख ले तो ये जो डिवाइड होता है ना वो फ्यूजन और बडिंग प्रोसेस से होता है। फ्यूजन प्रोसेस क्या होता है, फ्यूजन में ना टूटना। देखो एक होता है फ्यूजन, एक होता है फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना, फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना, जुड़ के मान लो ऐसा कुछ बना लिया, दिस इज फ्यूजन। बट फ्यूजन का मतलब होता है टूटना, ऐसा कुछ था, ये टूटकर ऐसा कुछ बन गया। तो फ्यूजन और फ्यूजन समझ गया होगा। तो डिवाइड जो होता है वो फ्यूजन प्रोसेस से होता है, टूट गया, एनर्जी दिया, टूट गया। अच्छा, फ्यूजन में एनर्जी रिलीज होता है, फ्यूजन में एनर्जी देना पड़ता है, ठीक है। तो या तो फ्यूजन प्रोसेस से डिवाइड होगा या तो बडिंग। बडिंग में क्या होगा ना कि मान लो एक ऑर्गेनिज्म है, इसमें छोटा सा बर्ड्स निकलेगा, फिर इवॉल्व करेगा, ये बर्ड्स बड़ा हो जाएगा, फिर ये कट जाएगा, फिर ये अलग और ये अलग, दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म। तो ये भी डिवाइड हुआ बट बडिंग प्रोसेस है। एक छोटा सा बर्ड्स निकला, छोटा सा, जैसे हम लोग को पिंपल्स नहीं निकलता, पिंपल्स निकलता है ना, तो वैसे ही एक बर्ड्स छोटा सा निकलेगा, वो बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर बीच में कटेगा, दो अलग। दिस इज द प्रोसेस जिसमें बडिंग प्रोसेस बोलते हैं। ये एसेक्सुअल प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन में डिटेल में पढ़ेंगे, बट थोड़ा बेसिक बता दिए। छोटा सा बर्ड निकला, फिर वो थोड़ा बड़ा हुआ, फिर ये अलग, ये अलग, दिस इज द प्रोसेस जिसको हम लोग बडिंग प्रोसेस बोलते हैं। और फ्यूजन समझा दिए, टूट के अलग हो जाना, इसमें एनर्जी देना पड़ेगा। तो प्रोकैरियोटिक सेल ये सब प्रोसेस फॉलो करता है। क्या, न्यूक्लियस नहीं होता बट न्यूक्लाइड होता है, साइज में बहुत छोटा होता है कंपेयर टू यूकैरियोटिक। ओके, सिंगल क्रोमोसोम ये कंटेन करता है। और ये अगर इसको डिवाइड करने के मन हो ना, इसको रिप्रोडक्शन करने के मन हो ना, तो या तो फ्यूजन प्रोसेस करेगा या तो बडिंग प्रोसेस करेगा, या तो फ्यूजन प्रोसेस या तो बडिंग। दोनों का दोनों क्या, एसेक्सुअल प्रोसेस है, दोनों दोनों क्या, एसेक्सुअल प्रोसेस, एसेक्सुअल प्रोसेस है। ओके, मतलब रिप्रोडक्शन ये लोग एसेक्सुअल प्रोसेस से करता है। तो कौन भैया, एसेक्सुअल में 6 वो आता है, 6 में से कौन, तो फ्यूजन या बडिंग, ठीक है। अब यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात कर ले, यानी कि ऐसा सेल जिसके पास न्यूक्लियस होता हो, ऐसा सेल जिसके पास न्यूक्लियस होता हो, ठीक है। इसका जो साइज होगा ना वो इससे ज्यादा होगा, लिटरली इससे ज्यादा साइज होगा, इस स्मॉल साइज का इसका लार्ज साइज होगा। अच्छा, क्रोमोसोम, इसके पास सिंगल क्रोमोसोम था बट इसके पास मोर देन 1 क्रोमोसोम, एक से अधिक, 2 4 5 10 15 कितना नहीं, आई डोंट नो, बट एक से ज्यादा होगा। नेक्स्ट देख ले, तो ये एसेक्सुअल प्रोसेस से रिप्रोड्यूस करता था, या तो फ्यूजन या तो बडिंग। बट ये जो है ना वो मियोसिस और माइटोसिस प्रोसेस है। मियोसिस माइटोसिस प्रोसेस क्या होता है भैया,
टूट के अलग अलग हो जाना। ये ना हम लोग बेसिकली इसको डिटेल में देखेंगे इसी चैप्टर में, आखिरी पोर्शन पे पूरा मस्त से समझ में आएगा। अभी के लिए लिखना है और याद रखना है। ओके, सो नेक्स्ट पोर्शन पे चलते हैं। तो चलिए देख लेते हैं थर्ड टाइप ऑफ सेल, मतलब बेसिकली तीसरा देख रहे हैं पार्ट सी। तो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, साइज के बेसिस पर हम लोग सेल का टाइप देखेंगे। क्या देखेंगे, साइज के बेसिस पर सेल का टाइप। तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट ऐसे डिवाइड करेंगे, साइज के बेसिस पर दुनिया का लार्जेस्ट और दुनिया का स्मॉलेस्ट ऐसे देखने वाले हैं। तो लार्जेस्ट सेल कौन कौन है भैया, तो देखिए हम लोग अगर वर्ल्ड का बात करें तो पूरा दुनिया का लार्जेस्ट सेल अगर कोई है तो ऑस्ट्रिच का एग है। हाँ वही वही ऑस्ट्रिच, एक आपको पता होगा बर्ड्स होता है, तो उसका जो अंडा होता है ना वो पूरा पूरी एक सेल है। यू डोंट थिंक अबाउट कि वो एक पूरा बड़ी है, वो पूरा पूरी एक सेल है। तो वो दुनिया का सबसे बड़ा सेल है। ऑस्ट्रिच एग इज द वर्ल्ड बिगेस्ट सेल। खत्म बात। स्मॉलेस्ट का बात कर ले वर्ल्ड में, तो वर्ल्ड में जो स्मॉलेस्ट सेल है वो कुछ और नहीं, बैक्टीरियल सेल। हाँ बैक्टीरिया, बैक्टीरियल सेल जो होता है ना, बैक्टीरियल में भी एक अच्छा, हाँ बैक्टीरियल सेल जितना है सब छोटा है, बट उसमें भी सबसे छोटा जो है वो पीपीएलओ है। कौन है, पीपीएलओ। एक टाइप ऑफ बैक्टीरिया होता है जो सबसे छोटा है दुनिया में। ओके, तो ये वो बैक्टीरिया है जो दुनिया का सबसे छोटा बैक्टीरिया है। तो वही बात है, लार्जेस्ट सेल को पूछे तो ऑस्ट्रिच एग, स्मॉलेस्ट सेल पूछे दुनिया का तो बैक्टीरियल सेल पीपीएलओ। ये दोनों वर्ल्ड के अकॉर्डिंग बताए थे, वर्ल्ड का लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच, वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट सेल बैक्टीरियल सेल पीपीएलओ। ठीक है, अब ह्यूमन बॉडी के अंदर बात कर ले, हमारा शरीर जो है उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखें कि भैया हमारा शरीर में कौन बड़ा सेल है, शरीर में कौन छोटा सेल है, ये भी देखेंगे ना। तो हमारा शरीर का जो सबसे बड़ा सेल है ना वो नर्व सेल है। कौन सेल, नर्व सेल, जिसको न्यूरॉन भी बोलते हैं, नर्व सेल। ऐसा कुछ दिखता होगा आप लोग कभी ना कभी तो ऐसा आप देखे होंगे, या बुक में या कॉपी में या कहीं और, बट देखे तो होंगे यार, ऐसा कुछ होता है ना, ऐसा कुछ होता है, आप देखे तो है। इसको डेंड्राइट्स बोलते हैं। ओके, और ये एक्सोन, एक्सोन एंड हुआ, ये बीच में जो लाइन गया ना उसको एक्सोन बोलते हैं। तो ये नर्व सेल है, तो ये हमारा बॉडी का, हमारा शरीर का सबसे बड़ा सेल है। ओके, और यही नहीं, ओवम, देखिए लार्जेस्ट सेल का बात कर ले ह्यूमन बॉडी में तो वो दो है, नर्व सेल भी लार्जेस्ट है और ओवम भी लार्जेस्ट है। ओवम क्या होता है, ओवम इज द फीमेल गैमेट। दिस गुड गुड, ये फीमेल में प्रोड्यूस होता है ओवम, जिसको एग भी बोलते हैं। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ओवम होता है ना, सॉरी ओवेरी जो होता है, ओवेरी से ओवम रिलीज होता है, तो वो ओवम का हम बात कर रहे हैं, जिसके कारण रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है। तो ओवम भी क्या है, लार्जेस्ट सेल है। अच्छा, अब बात कर ले कि स्मॉलेस्ट सेल क्या होगा ह्यूमन बॉडी में, तो ह्यूमन बॉडी में जो स्मॉलेस्ट सेल है ना वो स्पर्म है। स्पर्म सेल, स्पर्म सेल इज द स्मॉलेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, नॉट इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में नहीं भैया, हमारा शरीर में सबसे छोटा है वो स्पर्म सेल। स्पर्म सेल कैसा होता है दिखा दे आपको, स्पर्म सेल कुछ ऐसा दिखेगा आपको, इसको हेड बोलते हैं, इसको टेल बोलते हैं। ओवम दिखा दे, नर्व सेल दिखाती है आपको, ओवम कुछ ऐसा होता है। ओके, तो दिस इज द ओवम, ये बड़ा होता है ऑब्वियसली यार, यू कैन कंपेयर दिस साइज, कितना बड़ा है कितना छोटा है। तो लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी तो नर्व सेल जो कि यहां दिख रहा है आपको, और ओवम जो कि यहां दिख रहा है, इसको एग भी बोलते हैं प्यार से, डोंट वरी। एंड स्मॉलेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी तो स्पर्म सेल, ये मेल होता है। हाँ, ओवम किसमें, फीमेल में। ये किसमें प्रोड्यूस होता है, तो ये फीमेल में, फीमेल में होता है। कहां पर होता है, तो ओवेरी में। कहां पर होता है, तो ओवेरी, ओवेरी में। इसके डिटेल में पढ़ना है हम लोग को रिप्रोडक्शन में, बट फिर भी स्पर्म सेल कहां होता है, तो मेल में, मेल में प्रोड्यूस होता है। तो कहां पर, तो टेस्टिस में। किसमें, टेस्टिस में प्रोड्यूस होता है, टेस्टिस। ओके, तो ये भी देख लिए। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, टाइप ऑफ सेल को देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आखिरी टाइप ऑफ सेल्स। तो देखिए इस बार ये आखिरी होगा यार, देखिए टाइप देखेंगे बहुत सारा है ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग ये आखिरी टाइप ऑफ सेल्स है। तो किसके बेसिस पर भैया, तो शेप के बेसिस पर, कैसा शेप साइज, इसके बेसिस पर बात कर लेते हैं। तो ऑन दी बेसिस ऑफ शेप, तो वैसे ये लिखेंगे तो भरता चला जाएगा, बट जो इंपॉर्टेंट सेल्स है ना बॉडी का उसके बारे में बात की है। जैसे कि मसल सेल्स, हमारा जो मसल्स है उसका सेल्स का बात कर ले, तो मसल सेल्स कौन सा है, तो स्पेंडल शेप का है। कौन सा शेप का, तो स्पेंडल शेप का है। तो भैया वो ऐसा दिखता है, स्पेंडल कुछ ऐसा होगा, या तो ऐसा दिखे आपको, या हो सकता है वो कुछ ऐसा दिखे। तो दिस इज द टाइप जिसको स्पेंडल शेप बोलते हैं। ठीक है भैया, स्पर्म सेल बताए थे अभी तुरंत आपको कि ये मेल में प्रोड्यूस होता है टेस्टिस के द्वारा। दिस इज द रीजन बिहाइंड द क्या कहता है, रिप्रोडक्शन। ओके,
तो स्पर्म सेल का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये पता नहीं, ये हेड पोजीशन यहां से यहां तक, ये टेल पोजीशन यहां से यहां तक। ओके, फिर बात कर ले ओवम को, जिसको हम लोग एग भी बोलते हैं। ये फीमेल में प्रोड्यूस होता था, मालूम है कहां पे, तो ओवेरी में। दिस इज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये स्पेरिकल शेप में कैसा होता है, स्पेरिकल, गोला दिख रहा है आपको, ऐसा गोला, तो स्पेरिकल शेप में होता है। नर्व सेल के बारे में बता चुके, ब्रांच ऐसा कुछ दिखता है, ब्रांच दिख नहीं रहा, कितना सारा ब्रांच निकला हुआ, तो ब्रांच शेप कौन है, नर्व सेल। तो ये बता चुके, मस्कुलर स्पैंडल, स्पर्म थ्रेड, ओवम, स्पेरिकल, नर्व सेल और ब्रांच। ये हमारा टाइप ऑफ सेल था ऑन द बेसिस ऑफ शेप। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पक्का बहुत कुछ देखने वाले, साइटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, सेल कंपोनेंट्स कितना है, जैसे सेल वॉल हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, एंड बहुत ऐसा है जो हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।